देश की 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम जारी किए जा रहे हैं। आपको बता दें, बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में जीत के बाद बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का जादू बरकरार है। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा और बालीगंज विधानसभा उपचुनाव के टीएमसी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो लगातार जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। आसनसोल में 7 विधानसभा इलाकों में 5 विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस लीड कर रही थी। कुल्टी और आसनसोल से आगे चल रही बीजेपी से भी तृणमूल आगे निकल गई है। बाकी के पांडेश्वर, रानीगंज, जामुड़िया, बराबनी और आसनसोल नॉर्थ से भी टीएमसी आगे है। वहीं बिहार की बोचहां सीट से आरजेडी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बिहार के बोचहां विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी है। यहां आरजेडी प्रत्याशी अमर कुमार पासवान 21,049 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित बोचहां विधानसभा सीट विधायक मुसाफिर पासवान की मौत के बाद खाली हुई थी। वहीं छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ सीट से कांग्रेस की यशोदा वर्मा आगे चल रही हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में करीब 78% मतदान हुआ था। पिछले साल नवंबर में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद यहां उपचुनाव कराना पड़ा। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से कांग्रेस प्रत्याशी जयश्री जाधव आगे चल रही हैं। आपको बता दें, बंगाल की 1 लोकसभा और 1 विधानसभा समेत छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बिहार की एक विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को मतदान हुआ था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को सत्ता में आए 1 महीना पूरा हो गया। अब भगवंत मान सरकार ने अपनी योजनाओं को लेकर घोषणाएं शुरू कर दी। चुनाव से पहले आपने पंजाब में लोगों से 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, जिसको लेकर राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया। पंजाब के हर घर को 300 यूनिट मुफ्त घरेलू बिजली दी जाएगी। बता दें कि ये योजना 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। पंजाब में सरकार का 1 महीने का कार्यकाल पूरा होने पर आप सरकार ने अखबारों में विज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया कि मुफ्त बिजली का लाभ 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। बता दें कि जून 2021 में पंजाब के मतदाताओं से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहली गारंटी 300 यूनिट मुफ्त बिजली थी। हालांकि ये योजना दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से पहले से ही चली आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले पंजाब के उपभोक्ताओं को देश की सबसे महंगी बिजली मिल रही थी। हर महीने 300 यूनिट तक की खपत मुफ्त अब होगी। 300 यूनिट से अधिक बिजली का इस्तेमाल करने वालों को भुगतान करना होगा। हालांकि पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने सरकार को राय दी है कि बिजली फ्री करने के वादे को गर्मी के मौसम में लागू करने के बजाय मानसून में लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि कोयले की कमी के चलते पंजाब में बिजली संकट कभी भी गहरा हो सकता है। हालांकि ये चर्चा का विषय जरूर है कि मुफ्त बिजली की सप्लाई जुलाई से शुरू होगी, जबकि मई जून में धान की रोपाई का वक्त होता है। ऐसे में किसानों को बिजली की सप्लाई नियमित रूप से चाहिए होती है। पंजाब में पावर प्लांट्स में कोयले की कमी और रोपाई के सीजन के बाद लागू हो रहे इस नियम से देखना होगा कि इस पर क्या असर होता है। लाउड स्पीकर विवाद को लेकर शिवसेना और मनसे आमने सामने है। शिवसेना के अखबार सामना के ऑफिस के सामने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक धमकी भरा पोस्टर लगाया, जिस पर राज ठाकरे की तस्वीर लगी हुई है और शिवसेना के सीनियर नेता राज्यसभा सांसद संजय राउत को धमकी दी गई। पोस्टर में लिखा गया कि कुछ साल पहले मनसे के कार्यकर्ताओं ने संजय राउत की कार को पलट दिया था। मनसे की ओर से पोस्टर के जरिए पूछा गया कि क्या इसे फिर से दोहराना चाहिए। इस पोस्टर में लिखा गया कि संजय राउत अपना लाउड स्पीकर बंद करें, नहीं तो मनसे अपने स्टाइल में इसे बंद कराएगी। उधर सामना के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए जाने की खबर के बाद मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आई और वहां से पोस्टर हटा दिया। दरअसल एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए जब संजय राउत से सवाल किया गया कि क्या राज ठाकरे महाराष्ट्र में बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं, तो इस पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे महाराष्ट्र में ओवैसी हैं। जो काम असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में बीजेपी के लिए किया, वही काम बीजेपी राज ठाकरे से महाराष्ट्र में करवाना चाहती है, जिसके बाद से ही मनसे कार्यकर्ताओं के निशाने पर संजय राउत हैं। शनिवार सुबह मनसे के कार्यकर्ता सामना अखबार के ऑफिस के बाहर पहुंचे और राज ठाकरे की तस्वीर वाला एक पोस्टर लगा दिया। बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग कर रहे हैं।
उन्होंने राज्य सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम भी दिया है। राज ठाकरे ने मंगलवार को ठाणे में आयोजित की गई एक रैली में ऐलान किया था कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र की सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देने चाहिए क्योंकि इससे दूसरों को परेशानी होती है। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि लोगों को अपने घरों में अपनी आस्था का पालन करना चाहिए और दूसरों के लिए परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए। बहरहाल लाउड स्पीकर का विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर शिवसेना और मनसे में बयानबाजी तेज हो गई है। इन 2 तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पहली वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे कुछ लोग दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर उपद्रव कर रहे हैं, कैसे सिक्योरिटी बैरियर्स को लात मार मार कर तोड़ रहे हैं और कैसे सीएम आवास के गेट पर नारंगी रंग की पुताई कर रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर पर भी जरा गौर फरमा लीजिए, क्योंकि दूसरी तस्वीर पकड़े गए उन्हीं लोगों की है जिन्हें पुलिस ने जमानत पर छोड़ा तो पार्टी ने नायकों की तरह इन्हें फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। सम्मानित ऐसे किया गया कि जैसे कोई महान काम करके आए हों। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर आतिशी की ओर से, जिन्होंने आरोप लगाया है कि सीएम केजरीवाल और उनके परिवार पर हमले की कोशिश करने वालों को भाजपा ने सम्मानित किया है। आतिशी का कहना है कि बीजेपी ने इस तरह के सम्मान समारोह का आयोजन कर देश को अपना असली चेहरा दिखाया है। आतिशी का आरोप है कि सीएम आवास पर हमला करने वालों को दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मालाएं पहनाकर न सिर्फ उनका सम्मान किया बल्कि उनकी तारीफ भी की है। 31 मार्च को भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर हमला हुआ। इसमें कई बीजेपी कार्यकर्ता शामिल थे। सीएम के आवास में घुसने की कोशिश हुई, उन पर, उनके परिवार पर पर्सनली अटैक करने की कोशिश हुई, बूम बैरियर तोड़े गए, सीसीटीवी कैमरा तोड़े गए, घर के दरवाजे पर हमला कर दिया गया। पूरा देश दंग रह गया इस गुंडागर्दी को देखकर कि अगर भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता एक चुने हुए मुख्यमंत्री के आवास पर हमला कर सकते हैं, मुख्यमंत्री और उसके परिवार पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं, तो एक आम इंसान कैसे सेफ रहेगा। अगर मुख्यमंत्री का आवास, अगर राज्य के मुख्यमंत्री के साथ ऐसी गुंडागर्दी हो सकती है तो एक आम इंसान के साथ कैसी गुंडागर्दी हो सकती है भाजपा के नेताओं द्वारा, पूरे देश के सामने ये सवाल उठ गया। इसी वजह से हाई कोर्ट ने इस मामले पर बहुत सख्त टिप्पणी करी। इसी वजह से हाई कोर्ट ने कई दिनों तक आरोपियों को बेल नहीं दी। जब 8 दिन के बाद कोर्ट ने आरोपियों को बेल दी तो क्या होता है, भाजपा के नेतृत्व द्वारा, भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा भाजपा के प्रदेश कार्यालय में इन सब गुंडों को, लुच्चों को, लफंगों को सम्मानित किया जाता है, उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, उनकी तारीफ की जाती है। तो आज इन गुंडों की इनकी तारीफ कर कर, इनका सम्मान कर कर भाजपा ने अपना असली चेहरा पूरे देश को दिखा दिया है। उन्होंने दिखा दिया है कि भाजपा किस तरह की राजनीति करना चाहती है। उन्होंने दिखा दिया है कि भाजपा गुंडों का सम्मान करती है। उन्होंने दिखा दिया है कि भाजपा मार पिटाई करने वालों का सम्मान करती है। उन्होंने दिखा दिया है कि भाजपा लुच्चे लफंगों का सम्मान करती है और इनको सम्मानित करके उन्होंने देश भर के कार्यकर्ताओं को ये संकेत दे दिया है कि बेटा तुम भी गुंडागर्दी करो, तुम भी लफंगाई करो, तुम भी तोड़ फोड़ करो, तुम भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करो और यही करके पार्टी तुम्हें सम्मानित करेगी, यही करके पार्टी तुम्हें टिकट देगी, यही करके पार्टी तुम्हें आगे बढ़ाएगी,
जितनी ज्यादा गुंडागर्दी करोगे उतना ज्यादा भाजपा में आगे बढ़ोगे। आप नेता आतिशी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर से कहा कि बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने सीएम के आवास पर हमला किया था। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली बीजेपी कार्यालय में उनका सम्मान किया गया, जिससे देश को एक तरह का गलत संदेश गया है। आम आदमी पार्टी ने इस बात को लेकर बीजेपी की कड़ी निंदा भी की है। कोरोना की 3 लहरों ने देश भर में तांडव मचाने के बाद एक बार फिर कोरोना की चौथी लहर कई देशों में हाहाकार मचा रही है। हालांकि भारत में अभी कोरोना की चौथी लहर नहीं आई है, लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरह से कोरोना के केस में बढ़ोतरी हो रही है, उससे कुछ अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 975 केस सामने आए हैं। नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,40,497 हो गई है। इसके अलावा कोरोना का इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 11,366 पर पहुंच गई है। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान वायरस के संक्रमण से 4 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से 4 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,21,747 हो गई है। इस बीच चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में ठीक होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या नए मिलने वाले मरीजों की तुलना में कम थी। कल 796 लोग कोरोना से ठीक हुए। वहीं नए आंकड़ों के साथ ही देश में अब तक कुल 4,25,07,834 रिकवरी बताई गई है। वहीं इस बीमारी से रिकवर करने वालों का दर 98.76% है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 0.32% हो गई है, तो वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.26% है। दिल्ली की बात करें तो देश की राजधानी में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले बढ़कर 366 पर पहुंच गए हैं और इस दौरान 209 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। नए मामलों के बढ़ने के कारण अब एक्टिव मामले भी बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में अब कुल सक्रिय मामले 1072 हो गए हैं, जबकि कोरोना पॉजिटिविटी रेट 3.95% पर पहुंच गया है। नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद के स्कूलों में बच्चे कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। इस बीच दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए कमर कस ली है और सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने को कहा है। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत देश में कोरोना की 186,38,31,723 डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 24 घंटे में 3,09,18 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद कोरोना के कुल टेस्ट की संख्या बढ़कर 83,14,00,000 तक पहुंच गई है। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।